अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 178। अब कसम टूटने दो। सुजॉय और लैला को एक साथ देखकर जेनी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अभी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, चलते चलते उन्हें देखने के चक्कर में जेनी की रफ्तार कुछ धीमी सी हो गई थी। उसे ऐसे ठिठकते हुए देखकर उसके साथ चल रहे डॉक्टर ने जल्दी से कहा, प्लीज डॉक्टर जेनिफर, थोड़ा जल्दी कीजिए। आपको इमरजेंसी में बुलाया ही इसीलिए गया है कि पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल है। साथ ही डॉक्टर के पुकारने पर जेनी को जैसे एहसास हुआ कि उसे इस वक्त अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए था। ये ध्यान आते ही वो डॉक्टर के पीछे पीछे चलती हुई बोली, या श्योर डॉक्टर। कहकर वो डॉक्टर के साथ आईसीयू रूम में आ गई थी। अंदर आकर जेनी ने सुलोचना जी के कुछ जरूरी चेकअप किए और फिर साथ वाले डॉक्टर के हाथ से उनकी फाइल लेकर कुछ रिपोर्ट्स चेक करने लगी। फिर उसने बातों ही बातों में उस डॉक्टर से पूछा, पेशेंट के साथ कौन है? डॉक्टर ने जवाब दिया, क्यों, एनीथिंग सीरियस डॉक्टर? उन्हें कोई मैसेज देना है? जेनी ने कुछ हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, वो मैं वैसे ही पूछ रही थी। डॉक्टर ने कहा, हाँ, पेशेंट के अटेंडेंट वही दोनों हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। पेशेंट रिश्ते में उनकी आंटी लगती है। ये सुनकर जेनी के चेहरे पर एक तंज भरी स्माइल आ गई, लेकिन जाहिर तौर पर उसने डॉक्टर की बात पर जवाब देते हुए कहा, ओह अच्छा, आंटी, ठीक है। मैं इसीलिए पूछ रही थी कि इतनी नाजुक हालत में पति या बच्चे में से कोई रहता तो सही रहता ना। कहकर वो फिर से रिपोर्ट्स के पन्ने पलटने लगी थी। काफी देर सोने के बाद लगभग 4 बजे लैला की आंख खुली। उसने जागते हुए अपना सिर उठाया। लगातार एक ही पोस्चर में सोते हुए उसकी गर्दन कुछ ऐंठ सी गई थी। वो 2-3 बार अपनी गर्दन को दाएं बाएं करते हुए खुद को रिलैक्स्ड फील कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर अपने बिल्कुल पास बैठे सुजॉय पर जा पड़ी। चेयर की बैक से अपना सिर टिकाए सुजॉय भी नींद में सोया हुआ था। उसे अपने इतने पास देखकर लैला को अचानक से एहसास हुआ कि वो अब तक सुजॉय के कंधे से लगी हुई सो रही थी। एक पल को तो उसे अजीब सा महसूस होने लगा। हे भगवान, मैं भी कितनी पागल हूँ। सुजॉय साहब मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? फिर जैसे दिमाग ने कहा, सोचते क्या होंगे? इतनी तकलीफ हो रही है तो मुझे जगाया तो होता। और जहां तक मुझे याद है, सोने से पहले तक तो वो मेरे इतने करीब बैठे हुए भी नहीं थे, तो इसका मतलब है कि खुद ही यहां मेरे पास आए होंगे। लैला अभी सोच रही थी कि तभी उसके मूवमेंट की वजह से बिल्कुल ही पास बैठे सुजॉय की भी आंख खुल गई थी। उसने लैला को ऐसे जागे हुए देखा और वो भी उसकी चुभती हुई नजर खुद पर देखी, तो उसे लगा कि अभी ये लड़की फिर उसे कुछ खरी खोटी सुनाने वाली है। ये ख्याल आते ही उसने अपना मूड भारी रखते हुए पहले ही कहा, जब खुद को संभालना नहीं हो पाता तो ऐसे कामों के लिए खुद को आगे क्यों कर देती हो? ऐसा लग रहा है जैसे रात भर में मेरे कंधे पर सोते हुए मेरा शोल्डर तोड़ दिया हो। लैला उसके मुंह से सुनकर अजीब से अंदाज में उसे घूरने लगी। अभी कहाँ वो खुद उसे कुछ सुनाने के लिए मौका तलाशना चाह रही थी, और कहाँ अभी सुजॉय ने उसे खुद ही इतनी बातें सुना दी थी। लेकिन उसने अपना गुस्सा जब्त करते हुए अपनी नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, सॉरी, मुझे नहीं पता चला कि मैं कब ऐसे सो गई, लेकिन आपको दिक्कत हो रही थी तो आप मुझे जगा सकते थे ना। उसका जवाब सुनकर सुजॉय एक पल को हिचकिचा सा गया। उसने लैला के इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसने जल्द ही मन में जवाब सोचते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैंने नहीं जगाया क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह किसी को तकलीफ देना नहीं आता ना, इसीलिए तुम्हें सोने दिया मैंने किसको तकलीफ दे दी? लैला ने हैरानी और दुख के मिले जुले भाव से पूछा। सुजॉय ने कहने को तो ये कह दिया था, लेकिन इतना तो उसे भी अंदाजा हो गया कि उसने कोई बहुत बेतुकी सी बात कह दी है। इसीलिए उसने जल्दी से कहा, अब ज्यादा फिजूल में झगड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ताई की अपडेट लेता हूँ जाकर। तुम कैंटीन से कुछ खाने पीने का इंतजाम कराओ। डिनर भी नहीं किया था ना, जोरों की भूख लगी है। सुजॉय की आवाज में एक रौब सा था। लैला कुछ और कह पाती उससे पहले ही सुजॉय वहां के नर्स के केबिन की तरफ बढ़ गया। खड़ूस कहीं के। लैला ने उसके जाते जाते धीरे से कहा,
रात में हॉस्पिटल से लौटकर जेनी जब घर आई तो उसके दिमाग में तब तक लैला और सुजॉय का उसी तरह एक साथ होना ही घूम रहा था। यहाँ तक कि सुबह उठने के बाद भी उसे सबसे पहला ख्याल उन्हीं दोनों का आया। उसने गुस्से से अपने बालों को मुट्ठी में भींचते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जितना सुजॉय के पास जाने की कोशिश करती हूँ, वो लैला की बच्ची मुझे उससे उतना ही दूर कर देती है। लेकिन अब टाइम आ गया है जेनी, अपने प्लान को अंजाम देने का। तुझे लैला को अपने जवाब से बताना ही होगा कि उसने तुझसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। गुस्से से सोचते हुए जेनी ने सीधा लतिका जी को कॉल लगाया। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से जब लतिका जी की आवाज आई तब जेनी ने कहा, हेलो लतिका आंटी, अभी तक सो रही थी आप? लतिका जी जेनी की आवाज सुनते ही बोली, जेनी तुम इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? तब जेनी ने एकदम ड्रामेटिक अंदाज में कहा, आप यहाँ सोती रह गई लतिका आंटी, और वहां लैला सुजॉय से नजदीकियां बढ़ाने में कामयाब हो गई। उसकी बात सुनकर अभी अभी नींद से जागी लतिका जी की रही सही नींद जा चुकी थी। उन्होंने कुछ झुंझुलाते हुए पूछा, सुबह सुबह पहेलियां मत बुझाओ जेनी, साफ साफ कहो क्या बात है? तब जेनी ने उन्हें हॉस्पिटल का आंखों देखा पूरा हाल कह सुनाया। लतिका जी ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह गईं, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। इसीलिए उन्होंने जल्दी से पूछा, जो तुम कह रही हो क्या वो सच है? तब जेनी ने कुछ झुंझुलाए हुए अंदाज में कहा, कमाल करती हैं लतिका आंटी आप भी। अब मैं इतनी सुबह सुबह आपके साथ कोई मजाक करने के लिए तो कॉल करने से रही। लतिका जी ने उसे शांत कराते हुए कहा, ओके ओके, मैं तो बस कंफर्म कर रही थी। मेरी जानकारी में तो मेरा कोई भी रिश्तेदार अभी हॉस्पिटल में नहीं है। फिर ये दोनों किसके अटेंडेंट बनकर वहां मौजूद थे? वैसे तुमने क्या नाम बताया पेशेंट का? जेनी ने कुछ देर सोचते हुए कहा, पेशेंट का नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ अर्चना या रचना टाइप का नाम था। कहते हुए उसने एक बार फिर से दिमाग पर जोर डाला, जबकि वो दोनों नाम सुनकर लतिका जी ने कहा, लेकिन इस तरह के नाम का तो हमारा कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है। अभी लतिका जी कह ही रही थी कि तभी जेनी ने कहा, हाँ याद आया, सुलोचना नाम था पेशेंट का। सुलोचना? लतिका जी ने ये नाम सुनते ही दोहराया और उन्हें जैसे एकदम से याद आया। सुलोचना? जेनी तुम नाम के बारे में पक्का कंफर्म्ड हो? उन्होंने जल्दी से जेनी से पूछा। तब जेनी ने कहा, हाँ 100% श्योर आंटी, सुलोचना नाम ही था पेशेंट का। अब मुझे पूरी तरह से याद आ गया है। सुलोचना का नाम सुनते ही लतिका जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन पर बम गिरा दिया हो। वो एकदम सख्ते की हालत में खड़ी की खड़ी रह गईं। दूसरी तरफ जेनी ने खामोशी महसूस करते हुए कहा, ठीक है आप देख लीजिए आपको इस मैटर को कैसे रिजॉल्व करना है, मैं फोन रखती हूँ। कहकर जेनी ने कॉल रख दिया, जबकि लतिका जी सख्ते की हालत में यूं ही फोन पकड़े खड़ी की खड़ी रह गईं। उन्होंने खुद से ही कहा, सुलोचना, उस 2 टके की औरत ने इतने सालों बाद भी मेरे घर का पीछा नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि सुजॉय उसके टच में था। अजीत ने मेरे साथ डबल क्रॉस किया है। मैंने उसे कसम देकर उस नाचने वाली के पास जाने से मना किया तो उसने मेरे बेटे को इसके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लतिका जी ये सब कहते हुए गुस्से से फुफकारने लगी थीं। लगातार सोचते हुए उनका ध्यान तभी इस पहलू पर भी गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सुलोचना लैला की कोई रिश्तेदार लगती हो और लैला ने सुजॉय को अपने साथ बुला लिया हो। अपने कमरे में जाते हुए वो तय कर चुकी थी कि उन्हें क्या करना है। पाहूजा साहब सुबह सुबह ही डेविड से मिलने के लिए यूनियन के ऑफिस चले आए थे। डेविड ने उन्हें जैसे ही देखा तो जल्दी से कहा, अरे पाहूजा साहब आप, अस्पताल हुआ है क्या? पाहूजा साहब ने चौंकते हुए पूछा, अस्पताल? अस्पताल क्यों डेविड? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अभी मेरी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। तब डेविड ने कहा, इसका मतलब आपको ताई के अस्पताल में एडमिट होने के बारे में कुछ भी नहीं पता? ये बात सुनते ही पाहूजा साहब जैसे चौंक से गए। क्या सुलोचना अस्पताल में है? तब डेविड ने उन्हें पूरी बात बताते हुए कहा, हाँ कल शाम से ही ताई हॉस्पिटल में एडमिट है। लैला ने उसी वक्त आपको बताने के लिए घर पर फोन भी किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो फोन सुजॉय साहब ने उठा लिया
और वो फोन सुनकर सुजॉय साहब हॉस्पिटल पहुंच भी गए। मुझे लगा शायद आपको पता होगा कि ताई की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है। पाहुजा साहब ने अफसोस। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अफसोस से इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं डेविड, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये खतरनाक बात हो गई कि सुजॉय को सुलोचना के बारे में सब पता चल गया। तब डेविड ने उन्हें समझाते हुए कहा, नहीं साहब, घबराने की कोई बात नहीं है। उनके सामने मैंने यही बताया कि दूसरे जूनियर आर्टिस्ट की तरह आप सुलोचना ताई का भी खर्च कई सालों से उठाते आ रहे हैं, और सुजॉय साहब इस रीजन से काफी हद तक सेटिस्फाइड भी हो गए थे। ये जानकर पाहुजा साहब के सांसों में कुछ सांस आई, वरना एक वक्त को तो उनका दिल बैठने सा लगा था। साथ ही उन्हें इस बात की खुशी थी कि सुलोचना जी से जुड़ी अपनी जो जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर पाए, वो सुजॉय एक बेटे के रूप में पूरी कर रहा है। उन्होंने अपनी छलकती हुई आंखों को पोंछा और फिर बोले, मैं इतने सालों से अपनी कसम का भरम रखकर कभी पलटकर सुलोचना को देखने भी नहीं आया, लेकिन न जाने क्यों कल शाम मेरा दिल इतना घबराने लगा था कि मैं खुद को सुलोचना के घर आने से रोक नहीं पाया। लेकिन वो वहां थी नहीं, और यही सोचकर आज मैं सुबह सुबह तुम्हारे पास आया कि तुमसे उसके बारे में पता कर लूंगा और फिर उससे मिलने चला जाऊंगा। मुझे कहाँ पता था कि सुलोचना इतनी बीमार है। डेविड ने सिर झुकाए हुए धीरे से उनका कंधा थपथपाते हुए कहा, अच्छी बात है पाहुजा सर कि उनका इलाज हो रहा है। तब पाहुजा साहब ने बिल्कुल बच्चों की तरह छटपटाते हुए कहा, मुझे उसके पास ले चलो डेविड, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आखिरी बार उसे अपनी नजरों के सामने अच्छे से देखना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे किसी कसम के टूटने की कोई परवाह नहीं है और ना ही कोई अफसोस, क्योंकि उस कसम की परवाह करते हुए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। अब इस स्टेज पर आकर मुझे नहीं लगता कि लतिका को मेरे एक आखिरी बार सुलोचना से मिल लेने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कहते हुए पाहुजा साहब की आंखों में एक उम्मीद सी थी। डेविड ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, हाँ सर, मैं आपको जरूर ले चलूंगा। ताई ने इतनी बार आपसे मिलने की ख्वाहिश की थी, मैंने हर बार आपके कहने पर उन्हें मना कर दिया था। उस वक्त सुलोचना ताई की बेबसी देखकर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता था कि उनके दुखों का कारण कहीं ना कहीं मैं भी बन रहा हूं। इसीलिए अगर मैं आज आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा तो आप दोनों के मिलने से मेरे मन का गिल्ट भी कुछ कम होगा। इसीलिए मैं आपको जरूर लेके जाऊंगा साहब। ये कहकर डेविड उनका हाथ थामते हुए अपने साथ टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। लैला और सुजॉय डॉक्टर के राउंड पर आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तभी उन्हें रिपोर्ट के बेसिस पर सुलोचना जी की बीमारी का पता चलना था। दोनों जगने से लेकर अब तक कई बार आपस में नोकझोंक कर चुके थे। इस दौरान लैला कई बार सुलोचना ताई के कमरे में जाकर उन्हें देख आई थी। वो अब भी बेसुध पड़ी हुई थी। सुजॉय भी उसके साथ कमरे में गया तो था, लेकिन उन्हें देखकर न जाने क्यों उसे फिर से उनकी शक्ल जानी पहचानी सी लगने लगी थी, और यही महसूस करके वो लैला से भी पहले बाहर आ गया था। कुछ ही देर में लैला ने भी बाहर आते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब आपको घर चले जाना चाहिए। घर पर सब आपका इंतजार कर रहे होंगे, और अगर हो सके तो पाहुजा सर को भी ताई की तबीयत खराब के बारे में बता दीजिएगा। तब सुजॉय ने कहा, तुम मुझसे पहले से यहाँ पर हो, इसीलिए ऐसा करो, तुम थोड़ी देर के लिए घर हो आओ। मैं तुम्हारे लौट आने के बाद चला जाऊंगा। वैसे भी रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि आगे हमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है। तब लैला ने चौंक कर उसका चेहरा देखा और मन ही मन में कहा, क्या है ये आदमी भी, अभी कल रात से सुबह तक मुझसे ऐसे झगड़ रहा था जैसे कि मेरा कितना बड़ा दुश्मन है, और अब ऐसे केयर दिखा रहा है जैसे कि इससे बड़ा मेरी भलाई चाहने वाला कोई और है ही नहीं। उसे इस तरह खामोश देखकर सुजॉय इस बार पुराने टोन में बोला, तुम फिर जवाब देने की बजाय अपना एटीट्यूड दिखाने लगी। अरे मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें पहले घर जाना चाहिए। लैला को उसका इस तरह जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपना जरा भी नहीं सुहा रहा था। तभी वहां पीछे से एक आवाज गूंजी, तुम दोनों को ही घर हो आना चाहिए। अस्पताल में सबके पहुंचने के बाद क्या पाहुजा परिवार में पड़ जाएगी दरार? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।